वेलकम टू ज्ञान ग्रेड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी और इसके कुछ टूल्स के बारे में। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा बनाई जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सितंबर 2016 में स्टैब्लिश हुई थी सेक्शन 45Z बी के तहत। इसके टोटल 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के एग्जैक्टली करती क्या है, इसके मुख्य कार्य क्या है और ये क्यों बनाई जाती है। मॉनेटरी जो वर्ड है, इसका अपने आप में मीनिंग है मुद्रा, यानी कि मनी। ये मनी से रिलेटेड है। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी के यहाँ पे दो मुख्य कार्य हैं, दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। वो है कंट्रोल इन्फ्लेशन और मेंटेन ग्रोथ, यानी कि इन्फ्लेशन महंगाई को कंट्रोल में रखते हुए इकोनॉमी की ग्रोथ को मेंटेन करना। अब ये महंगाई को कैसे कंट्रोल करती है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, और इकोनॉमी की ग्रोथ को कैसे मेंटेन करती है, ये हम डिटेल में यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करती है। हमारे पास में एक इंडेक्स होता है जिसको बोलते हैं हम सीपीआई। इसका मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो आरबीआई के अनुसार ये जो इसकी वैल्यू है वो रहनी चाहिए 2 to 6%, या फिर आप बोल सकते हो 4% प्लस माइनस 2%। अगर ये 2% से कम है, इसका मतलब इन्फ्लेशन महंगाई कम है, और अगर ये ज्यादा है 6%, तो मतलब महंगाई बढ़ चुकी है। आरबीआई दोनों ही केस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे दोनों ही केस के लिए चिंतित होना होता है। यदि यदि ये इंडेक्स वैल्यू 2% से कम है तो आरबीआई को कंट्रोल करके ये बढ़ाना पड़ेगा, और अगर ये 6% से ज्यादा है तो आरबीआई को कंट्रोल करके ये 6% तक लाना होगा। यानी कि ये 2 से 6% के बीच में रहना लाभदायक होता है कोई भी इकोनॉमी के लिए। तो इस इंडेक्स की वैल्यू को तहत मानते हुए हम डिसाइड करते हैं कि महंगाई है या महंगाई नहीं है, महंगाई ज्यादा है या महंगाई कम है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि देखो, ये यहाँ पे है हमारे पास में आरबीआई, ये है हमारे बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, और ये है हमारे पास में इंडिविजुअल। ये हमारे पास में आप बोल सकते हो कि पीपल है या फिर जनता है, आम जनता। जब भी जनता को पैसा चाहिए वो बैंक के पास जाती है, और बैंक को पैसा चाहिए आरबीआई के पास जाती है। बट बैंक जनता को डायरेक्ट पैसा नहीं दे सकता है कभी भी, इसे आरबीआई के कुछ दिशा निर्देश फॉलो करने पड़ते हैं। आरबीआई डिसाइड करता है कि कितना पैसा किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप जनता में बांट सकते हो या दे सकते हो लोन के रूप में। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि महंगाई होती क्या है। एक्चुअल में क्या है कि हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे डिमांड एंड सप्लाई का। ठीक है। देखो, दो केस है यहाँ पे। सबसे पहला केस है यहाँ पे ये कि डिमांड, अगर डिमांड हाई है, और फिर हम बात करते हैं सप्लाई की। अगर सप्लाई लो है तो जो इन्फ्लेशन है वो हाई है, मतलब महंगाई है। दूसरे हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हमारा डिमांड कम है और सप्लाई हमारी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन जो रेट है वो बहुत डाउन है, यानी कि महंगाई कम है। इस केस का मतलब है कि ये 6% से ज्यादा है, और इस केस का मतलब है कि ये 2% से कम है, और दोनों ही केस में आरबीआई को ये कंट्रोल करनी पड़ती है। अब आरबीआई इस महंगाई को कंट्रोल कैसे करता है, कैसे मैनेज करता है, मतलब अगर डाउन जाती है तो 2% तक कैसे लेके आता है, और अगर ऊपर जाती है तो 6% तक कैसे लेके आता है। आरबीआई के पास में कुछ टूल्स होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, सीआरआर है, एसएलआर है, रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पे सिर्फ एक टूल मान के चल रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरओआई। ठीक है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो पूरी इकोनॉमी के अंदर 5 मोबाइल डिवाइस है। ठीक है, सिर्फ 5, 1, 2, 3, 4 और 5। ये आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी है, मान लो इतनी। ठीक है। और हर का जो प्राइस है वो 5 रुपीज है। ठीक है। यहाँ पे 10 लोग हैं पूरी इकोनॉमी में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं
यहां पे अब हम क्या बात करते हैं, लेने वाले 10 लोग और टोटल हमारे पास में मोबाइल है 5। अब बैंक क्या करता है, बैंक करता है कि बैंक को मान लो 100 रुपए आरबीआई ने बोला कि आप मार्केट में 100 रुपए डाल दो, 100 रुपए जनता में दो। बैंक क्या करेगा कि लोन प्रोवाइड करेगा जनता को, और जब ये 100 रुपए देने तो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो कर दिया 2%, बिल्कुल भी बहुत ही कम कर दिया। अब जब 2% इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा मिल रहा है, लोन मिल रहा है, तो ये 10 के 10 लोन लेने के लिए भागेंगे। ठीक है, और मान लो इन सभी को 10-10 रुपए लोन मिल गया यहाँ पर। अब हर किसी के पास में यहाँ पे 10-10 रुपए हैं। अब जब इनके पास में पैसा है तो सभी को फोन लेना है, एक 10 के 10 लोगों को। अब ये क्या करेंगे, ये कहेगा इससे कि ये फोन मुझे दो आप 5 रुपए में। अब फोन 5 ही है, लेने वाले 10 हैं, मतलब डिमांड बढ़ गई। यहाँ पे ये वाला केस आ गया, डिमांड बढ़ गई और सप्लाई घट गई, इसके अकॉर्डिंग सप्लाई कम हो गई। अब ये क्या कहेगा, ये कहेगा मैं 6 रुपए दे दूंगा, ये फोन आप मेरे को दे दो। ये कहेगा मैं 7 रुपए दे दूंगा, वो कहेगा 8 रुपए दे दूंगा, नो वो कहेगा मैं 10 रुपए दे दूंगा, एक बंदा कहेगा, और आप फोन मुझे दे दो। 5 रुपए वाली चीज 10 रुपए में बिक रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन रेट, यानी कि महंगाई है ये। और ये महंगाई क्यों हुई, डिमांड बढ़ी सप्लाई घटी। डिमांड क्यों बढ़ी, मार्केट में पैसा आया, इसलिए ये डिमांड बढ़ी। अब आरबीआई क्या करेगा कि अब ये वो वाला केस है कि ये 6% से ऊपर जा चुकी है चीजें। अब आरबीआई को क्या करना है कि पैसा मार्केट से वापस लेना है, यानी चीजें कंट्रोल करनी है, अब महंगाई कंट्रोल करनी है। आरबीआई क्या करेगा, बैंक्स को कहेगा ये लो जी रेट ऑफ इंटरेस्ट अब आप कर दो 15%। अब इसने कर दिया 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब कौन लेगा रेट 15% पे, कोई नहीं लेगा। वही है, मोबाइल 5 है, 10 लोगों के पास में अब क्या है, 2-2 रुपए हैं इनके पास में। अब ये कहेगा जी मेरे पास तो 2 रुपए हैं ये फोन लेने के लिए। हुआ क्या, डिमांड घट गई, सप्लाई उतनी है जो जितनी पहले थी। ये भी कहेगा जी 2 रुपए है मेरे पास, 2 से ज्यादा नहीं है। तो इसमें क्या होगा, कंज्यूमर के पास तो सॉरी मैन्युफैक्चरर के पास तो 5 आइटम है ना पूरे, बट वो जब इनका रेट 5 रुपए में जो चीज बिक रही थी आज वो 2 रुपए में बिक रही है, तो महंगाई घट गई। ये वाला केस आ गया। इस केस के अंदर फिर इसको कंट्रोल करने के लिए फिर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट सीआरआर या जो भी है कुछ उसके टूल्स होंगे उनको यूज करेगा। तो ये इस तरीके से 2 से 6% के बीच में महंगाई को रखना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है ये मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। ये कंसेप्ट था कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करता है आरबीआई। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ की। इकोनॉमी की ग्रोथ, कोई भी इकोनॉमी की ग्रोथ कब होगी, जब जीडीपी की ग्रोथ होगी। हमारे पास में जीडीपी एक्सपेंडिचर का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर वो होता है कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स और नेट एक्सपोर्ट। ये हमारा फॉर्मूला रहता है जीडीपी का। देखो यहाँ पे क्या करेगी, जो बैंक है वो जो लैंडिंग रेट है उनको कम कर देगी, लैंडिंग रेट कम कर देगी, कॉर्पोरेट्स के पास में ज्यादा पैसा जाएगा, कंजप्शन ज्यादा होगा, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट होगी, तो जीडीपी हमारी अपने आप इंक्रीज करेगी। जीडीपी इंक्रीज करेगी तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो इस तरीके से ग्रोथ को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मेंटेन रखती है। चलिए अब हम कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प करते हैं किसी भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए। तो हमारे पास में यहाँ पे 2 टाइप के मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, पहला है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव हमारे पास में वो वाले टूल्स होते हैं जो जनरल पर्पस टूल्स हैं, जैसे कि हमारे पास में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और ये हमेशा होल इकोनॉमी के ऊपर अप्लाई होते हैं जब भी यूज में होते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास में क्वालिटेटिव है, ये हमेशा सेलेक्टेड सेक्टर के ऊपर अप्लाई होते हैं, ना कि पूरी इकोनॉमी के ऊपर अप्लाई होते हैं। लेटर ऑन हम ये भी डिस्कस करेंगे, बट आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव के बारे में। तो सबसे पहला हमारे पास में क्वांटिटेटिव टूल है वो है बैंक रेट। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कि बैंक रेट होता क्या है। बैंक रेट इज द रेट चार्ज्ड बाय द आरबीआई बैंक फॉर लेंडिंग फंड्स टू द कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म। इट्स कोलेटरल फ्री एंड ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट। देखिए जैसे भी पब्लिक को पैसे की जरूरत होती है तो वो कमर्शियल बैंक्स के पास में जाता है, जैसा कि एसबीआई, पीएनबी, बहुत सारे बैंक्स हैं। ठीक उसी तरह अगर कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत है तो वो किसके पास जाएगा, वो जाता है आरबीआई के पास में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास में। ठीक है, मान लो कि किसी कमर्शियल बैंक को, पीएनबी को पैसे की जरूरत है, वो आरबीआई के पास में जाता है, तो आरबीआई क्या करता है कि उससे वो पैसा देने की एवज में कुछ इंटरेस्ट वसूल करता है,
और उसका कुछ इंटरेस्ट रेट होता है, कुछ ब्याज वसूल करता है, उस ब्याज की दर होती है। जैसे आप किसी से पैसा उधार लेते हो, जैसे 8-10% या 12% का जो इंटरेस्ट रेट होता है, उसी तरीके से आरबीआई का कुछ रेट होता है जिसको हम बैंक रेट बोलते हैं, जो कि आरबीआई कमर्शियल बैंक से वसूल करता है उनको लोन देने की एवज में। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लिए कि ये आरबीआई हमारे पास में कमर्शियल बैंक है पीएनबी। ठीक है, पीएनबी को 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, वो आया आरबीआई के पास में। ठीक है, यहाँ पे आरबीआई के पास में आया, आरबीआई ने क्या किया, उसको 1 लाख रुपया दिया और वो दिया उसको 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब जब पीएनबी इसको आरबीआई को पैसा वापस करेगा, उसे कितना पैसा वापस करना पड़ेगा? 1 लाख ये है और 20,000 रुपए उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, टोटल उसको 1,20,000 रुपए वापस करने होंगे। ये क्या है? ये केस है बैंक रेट हाई के। ठीक है, दूसरे केस बात करते हैं। पीएन आरबीआई ने फिर क्या किया, अपना रेट ऑफ बैंक रेट जो है वो कम कर दिया। फिर पीएनबी आया, पीएनबी को 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, यहाँ पे 1 लाख रुपए की इस बार जो जरूरत पड़ी वो दिया इसने सिर्फ 5% के ऊपर। ये है हमारा लो बैंक रेट। अब क्या करना होगा, पीएनबी को जब पैसा वापस करेगा सिर्फ 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उसको, यानी कि टोटल सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए उसको एक्स्ट्रा देने होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि बैंक रेट किस प्रकार से सहायता करता है हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने के लिए और मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखने के लिए। ठीक है, हमारे पास में यहाँ दो एग्जांपल हैं, हम दोनों एग्जांपल्स के सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। पहला हम एग्जांपल लेते हैं कि बैंक रेट हाई है। मान लो आपका बैंक रेट हाई है। अब बैंक रेट हाई है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा। लोन महंगा मिलेगा तो क्या होगा, कोई कमर्शियल बैंक लेना चाहेगा? कोई भी कमर्शियल बैंक नहीं लेना चाहेगा। वो क्या होंगे, वो डिस्करेज होंगे, वहां पे वो नहीं लेंगे। नहीं लेंगे तो वो क्या करेंगे, मार्केट के अंदर लोन नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है। लोन नहीं दे पाएंगे तो मार्केट में क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगी। मनी सप्लाई कम होगी तो मार्केट में क्या होगा, जो प्राइस है वो कम होगा। प्राइस कम होगा तो इन्फ्लेशन है वो ऑटोमेटिकली कम होगी। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि बैंक रेट आपका लो है मान लो, तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक है वो इनकरेज होंगे। ये क्या करेंगे, इनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे। लोन देंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगा। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो केस थे कि बैंक रेट की हेल्प से मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को और मनी सप्लाई को किस तरीके से कंट्रोल कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास में रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट अब क्या होती है, अब जानते हैं। रेपो रेट इज द रेट चार्ज्ड बाय द आरबीआई बैंक फॉर लेंडिंग फंड्स टू द कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म। इट्स आल्सो नोन एज रीपर्चेज रेट। ठीक है, अब देखिए ये ठीक उसी तरीके से है जैसे रेपो रेट था वैसे ही बैंक रेट है, बट डिफरेंस क्या है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, वो लॉन्ग टर्म के लिए था। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के, ये डिफरेंस होता है रेपो रेट के अंदर और बैंक रेट के अंदर, नथिंग मच डिफरेंस। अब ठीक हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि पीएनबी को, जब वही बात है जो हमने पहले एग्जांपल लिया था, पीएनबी को 1 लाख की यहाँ पे जरूरत पड़ी। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या है, आरबीआई ने 20% चार्ज किया। दूसरी बार मान लो आरबीआई ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% कर दिया, तो यहाँ पे कम हो गया। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, यहाँ पे भी इसको 1 लाख की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, सेम वही एग्जांपल है, बट अब फिर हम यहाँ पे दो केस कंसिडर करते हैं कि एक तो ये वाला केस और एक ये वाला केस, जिसके अंदर सॉरी एक ये वाला केस। ठीक है, पहले में क्या है, मान लो हमारे रेपो रेट हाई है। रेपो रेट हाई है तो क्या कोई भी कमर्शियल बैंक लोन लेगा, वो लोन नहीं लेगा। तो क्या वो जनता में लोन दे पाएगा, पब्लिक को नहीं दे पाएगा। तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगा और उससे प्राइस क्या होंगे आपके, कम होंगे, और उससे इन्फ्लेशन आपका क्या होगा, कम होगा। तो ये देखो मनी सप्लाई कंट्रोल कर रहा है ना ये। दूसरा फिर हम देखते हैं कि रेपो रेट है वो डाउन है। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक क्या है, ज्यादा लोन लेगा। कमर्शियल बैंक के पास में पैसा होगा तो वो क्या करेगा, वो जनता को लोन ज्यादा देगा। मनी सप्लाई आपकी ज्यादा होगी, मनी सप्लाई मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो प्राइस ज्यादा होगा और इन्फ्लेशन आपका फिर ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट। Reverse repo rate is the rate at which commercial bank deposit surplus funds with the Central Bank of India. In return, they earn some rate of interest. देखिए रेपो रेट में क्या होता था कि आरबीआई कुछ न कुछ उनसे चार्ज करता था। रिवर्स रेपो रेट के अंदर बिल्कुल अपोजिट है। अब ऐसा नहीं है कि
कमर्शियल बैंक है उसके पास में पैसा और उसने आरबीआई को दे दिया, ऐसा नहीं है। मान लो ये आपका कोई भी एक कमर्शियल बैंक है और ये आपका यहाँ पे आरबीआई है, ठीक है। चलिए हम इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कमर्शियल बैंक है पीएनबी, ये आपका यहाँ पे आरबीआई, ठीक है। पीएनबी के पास में टोटल मान लो 100 करोड़ रुपीज है अभी, ठीक है। इसने पब्लिक के अंदर पैसा दे रखा है 80 करोड़ रुपीज, 20 करोड़ रुपीज इसके पास सरप्लस है, फ्री पड़ा है इसका पैसा। इसने क्या किया, ये आरबीआई को दे देगी, ये कहेगी कि ये इतना पैसा मेरे पास में रखा हुआ है, इतना पैसा आप यहाँ पे रख लो। आरबीआई कहेगा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रख लेता हूं। जब आरबीआई इसको वापस देगा, फिर आरबीआई को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट के साथ में इसको वापस देना पड़ेगा वो पैसा। वो जो इंटरेस्ट रेट होती है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। जो सरप्लस मनी जितना भी किसी कमर्शियल बैंक के पास में होता है, वो आरबीआई को जमा करवा देता है, और जब आरबीआई उसको वापस देता है तो कुछ ना कुछ ब्याज के साथ में उसको वापस करता है, और जो वो ब्याज की दर होती है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अगेन अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी जो रिवर्स रेपो रेट है वो हाई है, ठीक है। अगर आपकी रिवर्स रेपो रेट यहाँ पे हाई है तो क्या होगा, जो बैंक्स हैं वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट होंगे, वो इनकरेज होंगे। इस केस में इनकरेज होंगे, ज्यादा पैसा देंगे, ज्यादा पैसा देंगे तो उनके पास में पैसा कम बचेगा, तो वो क्या करेंगे, जनता को लोन कम देंगे, ठीक है। वही जनता को लोन कम देंगे, मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो आपका इन्फ्लेशन कम होगा अपने आप ही। दूसरा केस लेते हैं, रिवर्स रेपो रेट मान लो हमारा कम है, तो अब क्या होगा, जो बैंक है, बैंक को कम चार्ज मिलेगा तो वो डिस्करेज होगा, वो नहीं देगा उसको पैसा। तो फिर क्या होगा, बैंक के पास में लोन ज्यादा देगा, वो पैसा होगा अब, क्योंकि उसने आरबीआई को तो दिया नहीं है। तो वही है, मनी सप्लाई आपका ज्यादा होगा, प्राइस यहाँ पे आपका फिर ज्यादा होगा, और आपका इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा होगा। तो ये दो तरीकों से यहाँ पे भी इन्फ्लेशन को और मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, बाय यूजिंग रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट हम जानेंगे कैश रिजर्व रेशियो के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है। कैश रिजर्व रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ कमर्शियल बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स दैट नीड टू बी केप्ट विद आरबीआई। ए बैंक डज नॉट अर्न इंटरेस्ट ऑन दिस कैश मेंटेन्ड विद द आरबीआई एंड नाइदर कैन इट बी यूज्ड फॉर इन्वेस्टिंग एंड लेंडिंग पर्पस। ठीक है, होता क्या है, मान लो अगेन वही आरबीआई के पास में, सॉरी पीएनबी के पास में 100 करोड़ रुपीस है, तो आरबीआई के द्वारा कुछ न कुछ एक स्टैंडर्ड यहाँ पे बनाया हुआ होता है, ठीक है। वो कमर्शियल बैंक को उतना परसेंटेज आरबीआई के पास हमेशा रखना होता है टोटल का। मान लो आज आरबीआई के पास में 100 करोड़ रुपए की टोटल इसकी अमाउंट जमा है टोटल पीएनबी के पास में, ठीक है। अगर मान लो आरबीआई ने कुछ रेशियो डिफाइन कर रखा है कि 100 करोड़ का 20 करोड़ रुपीज हमेशा आरबीआई के पास रहना चाहिए, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 20 करोड़ रुपीज जाएगा यहाँ पे, इसके पास कितना बचेगा पीछे, 80 करोड़। तो ये अगर हाई है तो फिर आरबीआई ने क्या किया, ये लो कर दिया, इसको लो कर दिया। अभी ये 20 था, 20% इसको लो करके 5% कर दिया। इस केस के अंदर पीएनबी के पास कितना पड़ा है, 95, क्योंकि इस पास 100 था, बट आरबीआई के पास में सिर्फ 5 ही रखना है क्योंकि इसने लो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगेन देखते हैं यहाँ पे कि ये किस तरीके से मनी सप्लाई को उसको इफेक्ट करता है। सबसे पहले देखते हैं कि सीआरआर, मान लो कि हमारा सीआरआर हाई है। अब सीआरआर अगर आपका हाई है, मान लो सीआरआर यहाँ पे 20% था, इसके पास 100 में से 20 तो आरबीआई को दे दिया, पीछे कितने बचा, 80 बचा। 80 बचा तो मतलब कम अमाउंट बचा, तो वही बात है कि जी जो कमर्शियल बैंक है वो लोन कम देगा, लोन कम देगा तो मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी तो आपके प्राइस कम होंगे और आपकी इन्फ्लेशन जो है वो कम होगी ऑटोमेटिकली यहाँ पे। दूसरी बात, अब इसने क्या किया कि कम कर दिया, ये रेशियो कम कर दिया। अब इसको सिर्फ 5 करोड़ देने हैं, पहले 80 करोड़ थे अब 95 करोड़ है। यानी कि अगर मान लो आपका जो सीआरआर है वो कम है, तो अब कमर्शियल बैंक के पास में पैसा ज्यादा बचेगा, आरबीआई के पास में कम रखना होगा, तो वो फिर अगेन क्या करेगा, लोन ज्यादा देगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा और प्राइस बढ़ेगा और आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगेन इस टूल के सारे वो मनी सप्लाई को और आपकी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रख सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। चलिए अब सबसे पहले जानते हैं एग्जैक्टली है क्या।
SLR is the percentage of commercial banks total deposit that it need to be kept with themselves. A bank does not use this for investing and lending purposes. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि SLR के बारे में। तो मान लो ये आपका कमर्शियल बैंक है, अगेन इसके पास में मान लो 100 करोड़ रुपए का टोटल इसके पास में फंड है, तो ये भी आरबीआई ने डिफाइन कर रखा है एसएलआर। अगेन मान लो आरबीआई ने अब डिफाइन कर रखा है 20%, तो इसने क्या किया 20% आपको रिजर्व रखना होगा कहीं ना कहीं। ये इस 20% को कहीं पे भी यूज नहीं कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़ के साथ में खेल सकता है। फिर आरबीआई ने क्या किया यहाँ पे 5% कर दिया। अब क्या किया इसने सिर्फ 5% ही, इसको 5 करोड़ रुपीज आपको एक्स्ट्रा रखना है, ये 95 करोड़ रुपीज अपने यूज कर सकता है, लोगों में बांट सकता है। समझ रहे हो आप बात। अगेन अब देखते हैं कि मान लो आपका एसएलआर है वो हाई है, अगर आपका एसएलआर हाई है इन केस, तो क्या होगा आपका जो बैंक्स के पास में पैसा कम बचेगा, यूज करने के लिए कम बचेगा, क्योंकि एसएलआर अगर हाई है मान लो 20%, तो 20% तो उनको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, वो यूज नहीं कर पाएंगे। यूज करने के लिए कम पैसा बचेगा ना इनके पास में, तो फिर वो क्या करेंगे, लोन कम देंगे मार्केट के अंदर। अगर वो लोन कम देंगे तो मनी सप्लाई कम होगी और वही हमारा साइकिल प्राइस कम होगा और आपका इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा। फिर क्या किया आरबीआई ने, इसको कम कर दिया, 5% कर दिया। अब क्या कर सकते हैं बैंक, सिर्फ 5 करोड़ रुपया रखना है 95, यानी कि अब इनके पास पैसा यूज करने के लिए ज्यादा हो गया अगर इन्होंने एसएलआर को कम किया तो अब इन्होंने क्या किया, लोन ज्यादा से ज्यादा दिया, मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा हुई और आपके प्राइस बढ़े और आपकी इन्फ्लेशन अपने आप ही बढ़ी यहाँ पे। तो अगेन एसएलआर के थ्रू आप मनी सप्लाई को और इकोनॉमी की इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास में आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। MSF rate is a rate at which commercial bank borrow funds overnight from the RBI. It was introduced in credit policy of May 2011. ठीक है, इसमें क्या करता है कि सिर्फ एक रात भर के लिए कोई भी कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से पैसा लेता है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहता है। ठीक है, अब सेम वही यहाँ पे दो दो केस होंगे, एक इसमें आपका हाई होएगा और एक इसमें आपका लो रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक लॉजिकल बात ये आती है कि ये पैसा 3 डेज के लिए कम से कम आरबीआई रखता है, बट यहाँ पे बात हो रही है ओवरनाइट के लिए। ठीक है ना, क्योंकि वर्किंग आ रहा है वो 8 आवर माना जाता है, तो कहीं पे भी अगर आपको 3 डे का भी लिखा जाता है तो इसके अंदर अजीब अलग कुछ नहीं है, वो ठीक उसी इस ओवरनाइट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो बाकी के जो हमारे फैक्टर काम करते थे यहाँ पे भी सेम वही फैक्टर काम करेंगे। आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि किस तरीके से आप इसके अंदर, क्योंकि सेम अगर आप ये कमर्शियल बैंक के पास में अगर उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होंगे तो वो पैसा कम लेगा, और अगर उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे तो वो पैसा ज्यादा लेगा, मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा। आप इजीली इनको कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर आएंगे इसके क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में। थैंक यू सो मच।